नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। इंडिया में आने वाले दिनों में अगर सबसे बड़ा स्कैम आएगा तो वो आएगा म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, इस यूनिट प्राइस पे आप म्यूचुअल फंड को खरीदते हो या फिर बेचते हो, इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब आप म्यूचुअल फंड को खरीदते हो तो आपका जो पैसा है वो कौन सा स्टॉक कितने प्राइस पे खरीदने में लगा रहे हैं या फिर कौन सा स्टॉक कितने प्राइस में बेच रहे हैं, इसके बारे में म्यूचुअल फंड आपको कोई भी जानकारी नहीं देता। और इसलिए आने वाला जो सबसे बड़ा स्कैम है वो म्यूचुअल फंड में हो सकता है। ऐसा मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है। एक शख्स है जिनकी वीडियो काफी वायरल हो रही है और उस वीडियो में वो ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा जो स्कैम रहेगा वो म्यूचुअल फंड का हो सकता है। तो ये जो वीडियो की क्लिप है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसे गौर से देखिए और उसके बाद में ये जो शख्स वीडियो में जो भी बात कर रहा है और जो भी तर्क आपके सामने रख रहा है उसे हम काउंटर करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है इट इज अ बिगेस्ट स्कैम और नॉट। ये वीडियो जरूर देखिए। म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाना है, एसआईपी की तरफ नहीं जाना। क्यों? यार म्यूचुअल फंड अगर इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम अब निकला तो वो म्यूचुअल फंड में निकलेगा। अच्छा। दूसरा, म्यूचुअल फंड में आप नोटिस करो एक बात, ये बात ना ओपनली शायद कोई आपको अब बता दे, ये बात मैं जरूर बताना चाहूंगा ऑडियंस को। कोविड से लेके अब तक हर स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप वाले कम से कम भी 4 या 5 टाइम्स हो चुके हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो वालों के पास रिटर्न तो नॉट अबव मोर देन 20%। क्यों? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपका पैसा लेकर कहाँ लगा रहे हैं इसका इंफॉर्मेशन कहाँ है आपके पास? कौन सा स्टॉक जब आप एग्जिट कर रहे हो, कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे एग्जिट हो रहा है, इसका प्राइस कहाँ है आपके पास? आपको तो वो यूनिट का प्राइस दे दिया जाता है। जो आप डेली सिप करते हो उस सिप से कौन सा स्टॉक कितने प्राइस पर बाय हो रहा है वो डिटेल कहाँ है? हम लोगों को नॉलेज होती नहीं है तो हम लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करते। तो ये जो शख्स है इनका सबसे पहला तर्क क्या है कि कोरोना के वक्त जो मार्केट क्रैश हुई थी वहां से लेके आज तक जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज है वो 4-4, 5-5 गुना हो गई। लेकिन आपके जो म्यूचुअल फंड की एनएवी है, अगर आप अपने रिटर्न्स देखोगे तो इट इज नॉट मोर देन 20%। जब ये स्टेटमेंट मैंने सुना तो मैंने मेरे खुद के म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसके रिटर्न्स देखे तो वो थे 18%, 18%। तो ये जो बात कर रहे हैं ये तो सही है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स है वो 20% से ज्यादा नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी बात कर रहे हैं कि कई स्मॉल कैप मिड कैप 4-5 गुना हो गए, लेकिन आपके जो म्यूचुअल फंड है उसकी एनएवी उतनी बढ़ी नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। कैसे? इसे हम एग्जाम्पल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उठा लिया। अगर आप देखोगे तो 103 जो स्टॉक्स है इसकी होल्डिंग है, इसका एक पोर्टफोलियो है। इसमें से कोई भी एक स्टॉक उठा लो। फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड कोरोना के वक्त जो क्रैश हुई थी तब इसकी वैल्यू कितनी थी? ये स्टॉक की वैल्यू थी तकरीबन 24 रुपए के आसपास, 24 रुपीज। और आज कितनी है? 290 रुपीज। यानी कोरोना के बाद आज तक ये जो स्टॉक है तकरीबन 12 गुना बढ़ चुका है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड में ये दूसरा स्टॉक है जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। कोरोना के वक्त जब क्रैश हुई थी तो हिंदुस्तान कॉपर की वैल्यू कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली 21 रुपीज। आज कितनी है? मोर देन 270 रुपीज। तो ये भी स्टॉक तकरीबन 12 गुना जो है वो बढ़ चुका है। अब हम देखेंगे कि क्वांट स्मॉल कैप जो फंड है उसकी एनएवी की वैल्यू मार्केट क्रैश के वक्त कितनी थी। आप इस फोटो में अगर देखोगे तो क्वांट स्मॉल कैप का जो एनएवी था जब कोरोना का क्रैश हुआ तब था तकरीबन 30 रुपीज के आसपास, और आज उसी एनएवी की वैल्यू कितनी है? 253, 254 रुपीज के आसपास। इसका मतलब क्या कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने भी पिछले 5 साल में 8 गुना जो है वो रिटर्न्स आपको बना के दिए हैं। अब आप ये कहोगे कि इसकी जो होल्डिंग है अरविंद लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, इन्होंने तो 12 गुना के रिटर्न्स दिए, लेकिन स्मॉल कैप जो फंड है क्वांट
उसने महज 8-9 गुना के परसेंट दिए, रिटर्न्स दिए, तो ये भी एक स्कैम हो सकता है? नहीं, ये स्कैम नहीं है। क्यों? मैं आपको लॉजिकली बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसके होल्डिंग में नजर डालोगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने रिलायंस इंडस्ट्री में भी निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट क्रैश के वक्त अपनी वैल्यू 1000 के आसपास थी, लेकिन आज अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री की वैल्यू देखोगे तो वो है 2917 के आसपास। इसका मतलब क्या कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 3 गुना के जो है वो रिटर्न्स बना के दिए हैं, लेकिन आपके स्मॉल कैप फंड ने जो है वो 9 गुना के रिटर्न्स बना के दिए हैं। अब ऐसा क्यों होता है? स्मॉल कैप जो फंड होते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में क्यों निवेश करते हैं? देखिए, स्मॉल कैप जो कैटेगरी होती है उसमें लिक्विडिटी का इशू काफी होता है। जब लमसम रिडेम्पशन आ जाए किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देने के लिए और लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए ये जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स होते हैं वो बड़े बड़े कंपनीज में भी निवेश करते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बड़ी कंपनीज जो होती है उनकी एक खासियत होती है, वो ज्यादा क्रैश भी नहीं होती और ज्यादा तेजी से बढ़ भी नहीं पाती, क्योंकि उनका बेस जो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का वो काफी बड़ा होता है। और इसी के चलते किसी भी म्यूचुअल फंड में एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें कई सारे रिस्की स्टॉक भी हो सकते हैं और कई सारे सेफ स्टॉक्स भी हो सकते हैं। और इस पोर्टफोलियो का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है उसके चलते जो है ये जो स्मॉल कैप फंड है, हम बात कर रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की, वो 8 गुना बढ़ा, 9 गुना बढ़ा। कुछ स्टॉक्स है उस पोर्टफोलियो के जो 12 गुना भी बड़े हैं और कुछ स्टॉक्स जो है वो 2-3 गुना भी बड़े हुए हैं। तो ये इसके पीछे का सबसे पहला लॉजिक है। अब हम सेकंड लॉजिक के बारे में बात करेंगे कि जो उन्होंने कहा कि आपके रिटर्न्स जो है वो 18-19% के दिख रहे हैं, 20% के दिख रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते हो तो वो पीरियोडिकल बेसिस पे निवेश करते हो। हम उसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ऐसा तो नहीं है कि आपने सारा पैसा जिस दिन मार्केट क्रैश हुआ उसी दिन डाल दिया। अगर आप उसी दिन सारा पैसा डाल देते तो आपका भी पैसा जो है वो 9 गुना बिल्कुल हो जाता, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। कुछ पैसा आपने 2020 में डाला, 21 में डाला, 22 में डाला, उस वक्त मार्केट ऊपर जा रही थी, तो ऑब्वियस है कि आपको भी ऊपर जाने वाले एनएवी के प्राइस पे ही म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स है वो अलॉट होंगे। तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपकी जो बाइंग प्राइस है वो भी ऊपर जाएगी और उसका जो रिटर्न्स आपको दिखेगा वो दिखेगा XIRR टर्म्स की बेस में। इसका मतलब क्या है? एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपको अगर XIRR और CAGR के बीच में डिफरेंस नहीं पता तो हमने काफी आसान लैंग्वेज में एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाइए, समझने की कोशिश कीजिए कि CAGR क्या होता है, XIRR क्या होता है। और यही जो XIRR है ये आपको दिखाता है 18, 19, 20%। क्यों? क्योंकि आप SIP कर रहे हो, आप हर महीने पैसा डाल रहे हो, इंक्रीजिंग प्राइस पे पैसा डाल रहे हो, इसलिए आपकी जो बाइंग होती है वो भी इंक्रीजिंग प्राइस पे होती है और उस हिसाब से आपको रिटर्न्स दिखते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये जो क्लिप है, इसमें जो भी बातें आपसे कही गई है ये सारा झूठ है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, मैं कहना चाहूंगा कि उनकी जो बेसिक्स है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। उन्हें समझना चाहिए SIP क्या होती है, XIRR क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो काफी बढ़िया काम कर रही है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए। अगर म्यूचुअल फंड में बड़ा स्कैम होगा तो क्या सेबी उसके ऊपर नजर नहीं रखेगी? बिल्कुल रखेगी। तो जब भी आप ऐसे वीडियोस देखोगे तो आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज जो है उसे आप अप्लाई कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जो इंसान आपको बता रहा है कि ये गलत है तो क्या सच में गलत है या फिर वो सही है। क्या आपको ब्लाइंडली उस इंसान पे भरोसा रखना चाहिए? मुझे ताज्जुब होता है कि ये जो क्लिप है इसके ऊपर आप देखोगे तो 23-24 हजार लोगों ने लाइक्स किए हैं। इसका मतलब क्या कि इतने सारे लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में और इसीलिए उन्हें कन्विक्शन नहीं आता म्यूचुअल फंड में निवेश करने के वक्त। आपको प्रॉपर नॉलेज रखना जरूरी है, तब जाके आपको कन्विक्शन आएगा और तब जाके आप म्यूचुअल फंड से काफी अच्छा पैसा बना पाओगे।
तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।